दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ और यह प्रायः जिसमें भी जीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं विभिन्न कृषि क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले आप सुने होंगे श्वेत क्रांति, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, यह श्वेत क्रांति का मतलब क्या होता है। उसी तरह से हरित क्रांति, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, यह हरित क्रांति से किस फसल का बहुत ज़्यादा एक तरह से विकास हुआ, ठीक है। उसी तरह से भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो एक क्रांति वाला क्वेश्चन है, वो बहुत ही एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग प्रमुख कृषि क्रांति का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति एक साइड में लिख देते हैं, दो पार्ट में से हम लोग विभाजित करते हैं। और पहला है आपका श्वेत क्रांति, और ये जो श्वेत क्रांति है वो है जो दूध उत्पादन से संबंधित है ना। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। आप अमूल्य दूध के बारे में जानते होंगे, तो अमूल्य दूध जो है उसका संस्थापक है जो वर्गीज कुरियन ही थे, ठीक है। तो श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति है जो दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन, ठीक है। और इस क्रांति के चलते भारी मात्रा में भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा था, ठीक है। अब कैसे दूध को बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए अच्छी किस्म के गाय लाना होगा, उसे अच्छा खान पान देना होगा, उसे अच्छी तरह से रखना होगा, या तरह तरह के जो चीज़ है, ठीक है, उससे जो दूध का उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। और हमेशा है जो सरकार है जो कुछ न कुछ फसल से संबंधित क्रांतियां हैं जो करते रहती है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो ये आपका हो गया श्वेत क्रांति। दूसरा आता है सुनहली क्रांति। सुनहली क्रांति, तो सुनहली क्रांति है जो आपका बागवानी से रिलेटेड है। फल या शहद, और शहद का कलर जो आप देखते होंगे, शहद का जो रंग देखते होंगे सुनहला जैसा रहता है। उसी तरह फल भी एक तरह से सुनहला जैसा ही रहता है, ठीक है। पूरा का पूरा फल नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो सुनहला मतलब पीला जैसा रहता है, या शहद भी हल्का उस पर पीलापन रहता है। तो ये हो गया आपका सुनहली क्रांति। ये किस चीज से है, तो शहद, बागवानी, ये सबको प्रोत्साहन करने के लिए और इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसे किया गया। उसी तरह से हरित क्रांति, और हरित क्रांति का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये हरित क्रांति है जो खास करके चावल गेहूं में भारत में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। एक समय था कि भारत है जो चावल दूसरे देश से मंगवाता था, अर्थात खाने का भी कमी था भारत में। लेकिन हरित क्रांति से भारत है जो न मात्र खाली चावल का अपना उत्पादन बढ़ाया, बल्कि दूसरे देश से भी को भी अब चावल है जो देने लगा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं दुनिया का, वो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो कि मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो फायदा मिला था वो चावल और गेहूं पे मिला था, जबकि दाल के क्षेत्र में कमी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो हरित क्रांति था वो चावल और गेहूं को बढ़ावा देने के लिए था। चावल गेहूं। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे रजत क्रांति। रजत क्रांति,
तो रजत क्रांति है जो अंडा उत्पादन, बोला जाता है ना, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, है ना। तो अंडा के उत्पादन, अंडा क्यों कितना वृद्धि होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा भारत में है जो होना चाहिए, है ना। अंडा भी खाना स्वास्थ्य के लिए एक तरह से जरूरी ही है। उसमें है जो प्रोटीन, ये सब की भरपूर मात्रा रहता है, और प्रोटीन से आपका शरीर का विकास होता है, ठीक है। वो तो जीव विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन प्रोटीन खाना हम लोग के लिए अनिवार्य है, इससे शरीर का विकास होता है। तो ये आपका हो गया रजत क्रांति। और रजत क्रांति है जो अंडा उत्पादन, मतलब भारत में जो अंडा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इसका एक तरह से निर्माण हो सके, उससे संबंधित है रजत क्रांति। अगला देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति है जो खाद्यान्न तेल से संबंधित है। जो तेल है जो हम लोग सब्जी में खास करके इस्तेमाल करते हैं, उस तेल से संबंधित है। पेट्रोलियम के लिए कृष्ण क्रांति है, पेट्रोलियम तेल के लिए कृष्ण क्रांति। यदि खाद्यान्न तेल बोल दे तो इसके लिए आपको जो बताना है आपको पीली क्रांति, ठीक है। तो ये आपका हो गया तेल उत्पादन, तेल उत्पादन खाद्यान्न, है ना। कैसा तेल, तो खाद्यान्न तेल, इटेबल, खाने वाला तेल। ये आपको हो गया पीली क्रांति। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे लाल क्रांति। और जितने भी आप क्रांति देख रहे हैं तो लगभग उससे जो खाद्यान्न है या जो वस्तु है उसके कलर से मिलता जुलता है, रंग से मिलता जुलता है। जैसे लाल क्रांति बोल रहे हैं तो लाल क्रांति है जो खास करके टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए यह अभियान चलाया गया था। और टमाटर और मांस का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो लाल क्रांति, लाल क्रांति यह है आपका टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए, मांस का क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। चलिए और कुछ आगे इम्पॉर्टेंट देखते हैं। दोस्तों यदि आप इतना भी कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी इस टॉपिक में बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। हम जानते हैं स्टूडेंट इतना भी नहीं पढ़ पाते हैं, बस एक दो जानते हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और एक आध और जान गए, भगवान भरोसे तो काम चलता है। लेकिन हम आपको सफिशिएंट बता रहे हैं, इतना आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में सफलता है जो इस टॉपिक से पक्का समझ सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो समझ जाइए किसी से नहीं बनेगा, न के बराबर बनेगा, ठीक है। तो तैयारी कुछ उस तरह से ही लोगों को करना चाहिए। तो आपको आगे देखते हैं। अगला देखते हैं अमृत क्रांति। और अमृत क्रांति है जो नदी जोड़ने का अभियान है, ठीक है। जैसे एक नदी दूसरे नदी से जुड़ जाएगा तो काफ़ी ही आसानी होगा, है ना, लोग सिंचाई कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि एक नदी में बहुत सारा पानी है जबकि दूसरा नदी है जो सूखा रहता है, तो उस एक साइड में तो कृषि हो रहा है जबकि दूसरे साइड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, ऐसे भी पानी है जो अमृत के समान होता है, कुछ उस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये है आपका नदी जोड़ने का अभियान, नदी से नदी जोड़ना, है ना। अब देखते हैं नीली क्रांति। तो मछली का कलर नीला होता है और नीली क्रांति है जो मत्स्य पालन से है। तो आगे हो गया आपका नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति है जो मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन। तो नीली क्रांति आपका हो गया मत्स्य पालन। उसी तरह से भूरी क्रांति, भूरी क्रांति,
भूरी क्रांति है जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है, क्योंकि फसल का उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक खाद होता है। ठीक है, तो खाद्य उत्पादन के लिए भूरी क्रांति, तो खाद को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। और खाद में बहुत सारे तरह के रहते हैं, जैविक खाद भी रहते हैं एवं रासायनिक खाद भी रहते हैं। तो हर एक तरह के खाद के उत्पादन में वृद्धि करना, यदि खाद कि उत्पादन में वृद्धि होगा तो स्वतः है जो कृषि का उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगा। तो आपका ये हो गया भूरी क्रांति। अगला है हम लोग का बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति है जो मसाला उत्पादन में से संबंधित है। मतलब इस क्रांति में भारी मात्रा में मसाला उत्पादन के लिए सरकार है जो प्रोत्साहन किया। मसाला की अच्छा किस्म क्या होना चाहिए, कैसे मसाला का खेती होना चाहिए, किसी तरह भारत में जो मसाला उत्पादन है जो बढ़ सके। अभी पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो मसाला होता है वो केरल में होता है। ठीक है, तो ऐसा किया जाए कि अधिकांश भारत के राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा मसाला हो सके, उसके लिए कौन सा क्रांति है? बादामी क्रांति। चलिए अगला देखते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति, और ये कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम तेल से संबंधित है। पेट्रोलियम तेल को हम लोग कच्चा तेल भी कहते हैं। तो कच्चा तेल आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्य में है जो कच्चा तेल का एक तरह से निकाला जाता है और साथ ही साथ उसको शुद्धिकरण भी किया जाता है। और वो राज्य है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब भारत के प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे कच्चा तेल पाया जाता है। तो कृष्ण क्रांति है जो कच्चा तेल या कच्चा तेल। और एक और देख लीजिए, तो उसका नाम है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति है जो झींगा एवं प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है जो झींगा, जिसे हम लोग प्राण भी बोलते हैं, झींगा मछली, झींगा प्याज से संबंधित है। एक है गोल क्रांति, और गोल क्रांति है जो आलू जो गोल रहता है उसी पे है। आलू का एक तरह से उत्पादन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, है ना। मान लिया कि अभी ये जो 100 टन आलू हो रहा है, तो जो गोल क्रांति चला था उसका जो लक्ष्य था कि आलू को कम से कम दुगना या तिगना उत्पादन किया जाए। तो ये और है आपका क्रांति गोल क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति ये जो आपका आलू उत्पादन, आलू से संबंधित है। इसी टॉपिक में कुछ हम लोग शोध संस्थान भी देखेंगे, कृषि से संबंधित शोध संस्थान भी देखेंगे। वह भी क्वेश्चन है जो प्रायः पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कृषि से संबंधित कुछ शोध एवं संस्थान जो कि काफी ही महत्वपूर्ण है। शोध संस्थान का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे उस वस्तु को रिसर्च किया जाएगा। बिना रिसर्च के आदमी बहुत आगे तक, या वो वस्तु है जो आगे तक नहीं जा सकता है ना, क्योंकि एक प्रकार से वैज्ञानिक खोजबीन पे ही हम लोग का विकास है जो टिका हुआ है। तो वन शोध संस्थान है जो देहरादून में है। पहला वन शोध संस्थान, पहला आपका हो गया वन शोध संस्थान, वन शोध संस्थान ये आपका है देहरादून। और देहरादून है जो उत्तराखंड का एक तरह से राजधानी है। देहरादून, देहरादून। उसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं चावल शोध संस्थान, मतलब चावल के विकास कैसे किया जाए, उसकी और किस्म को कैसे, उसके बीज को और उन्नत बनाया जाए ताकि कम खेती
से अब ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन कर सके। ये चावल शोध संस्थान, चावल शोध संस्थान, और ये चावल शोध संस्थान है जो उड़ीसा के कटक में है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कटक, ये कटक है जो उड़ीसा में है। ये आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चावल के बाद आलू शोध संस्थान। अब आलू देखे होंगे कि आलू सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन आलू शोध संस्थान है जो शिमला में है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तीसरा आपका हो गया आलू शोध संस्थान, आलू शोध संस्थान, ये कहाँ पे है? शिमला। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आलू शोध संस्थान हो गया। उसी तरह हम लोग चाय शोध संस्थान, चाय शोध संस्थान, चाय शोध संस्थान। तो चाय बोर्ड आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखे थे, लेकिन जो चाय शोध संस्थान है, चाय बोर्ड अलग चीज होता है और चाय शोध संस्थान अलग चीज है। दोनों को आप एक साथ जोड़कर नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्च सेंटर हो गया और वो है जो बोर्ड बना हुआ है, और बोर्ड का मुख्य रूप से क्या काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक तरह से व्यापार किया जाए, ठीक है, व्यापार किया जाए। तो जो चाय शोध संस्थान है वो असम के जोरहाट में है, जोरहाट, जोरहाट, अरे कहाँ पे है? असम में है। उसी तरह से अब आगे हम लोग देखते हैं कॉफी शोध संस्थान। तो कॉफी शोध संस्थान, कॉफी शोध संस्थान, और ये कॉफी शोध संस्थान है जो बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है। ऐसे सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी आप देखे थे वो कर्नाटक में ही देखे थे, और कॉफ़ी बोर्ड भी है जो बेंगलुरु में ही है, बेंगलुरु में ही बताए थे। तो ये आपका हो गया कॉफ़ी शोध संस्थान, ये आपका हो गया बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं चमड़ा शोध संस्थान। तो चमड़ा जो शोध संस्थान है वो है आपका चमड़ा, वो चेन्नई में है, चमड़ा शोध संस्थान, ये आपका है चेन्नई, और चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है, ये आपका है चेन्नई, ठीक है, ये आपका हो गया चेन्नई यहाँ पे। उसी तरह से दाल शोध संस्थान, जो दाल शोध संस्थान है वो है जो कानपुर में है, और कानपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। दाल एवं चीनी, ठीक है ना, दाल चीनी नहीं बोलिएगा, दाल शोध संस्थान एवं चीनी शोध संस्थान दोनों है जो कानपुर में है, कानपुर। और एक लास्ट है चीनी शोध संस्थान, चीनी शोध संस्थान। तो चीनी शोध संस्थान भी है जो कानपुर में ही है। अब देखे थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन भी किया जाता है, तो कुछ उस तरह से आप जोड़ भी सकते हैं जहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता हो। और ऐसे सब जो टॉपिक है यदि 1 से 2 बार ढंग से देख लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और यह टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।